So today we'll start Employees Compensation Act 1923. So इसमें हमारे पास ईयर इम्पॉर्टेंट है, that's 1923. अब ये जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, इट्स एप्लीकेबल ऑन दोज एस्टैब्लिशमेंट्स ऑन विच ईएसआई डजंट अप्लाई. दैट इज जो हमने अभी करा था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. जिन भी इस्टेब्लिशमेंट में ये ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट एट्सेट्रा. तो फिर ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है. जो भी इस्टेब्लिशमेंट ईएसआई के अंदर आते हैं उन पे ये ईसीए एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, फिर चाहे वो फैक्ट्रीज हो, माइंस हो एट्सेट्रा. नाउ इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कंपनसेशन to the employee in the case of death or disablement, whether it is partial or total. फिर चाहे वो आपका जो disablement है वो partial हो, total हो. और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब उस फैक्ट्री में या फिर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तभी आपको वो इंजरी, डेथ या डिसेबलमेंट हुई हो तभी आपको कंपनसेट किया जाएगा. सो इट्स वाइल ऑन ड्यूटी और जॉब. नाउ इस एक्ट के अंदर, दैट्स दिस एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, देयर आर 4 शेड्यूल्स इन टोटल. सो लेट्स सी क्या है उसमें. पहला शेड्यूल जो है उसमें इंजरीज की लिस्ट दी गई है कि मतलब ऐसी इंजरीज बताई गई हैं कि अगर आपको ये इंजरी होती है तो उसको हम लोग परमानेंट डिसेबलमेंट मानेंगे. अब ये जो परमानेंट डिसेबलमेंट है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है टोटल डिसेबलमेंट और एक है पार्शियल डिसेबलमेंट. अब हम इसे आगे देखेंगे. मतलब पार्ट 1 में कुछ इंजरीज बताई हैं, अगर आपको ये हो गया तो वो कहलाएगा टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट. और अगर पार्ट 2 में कुछ इंजरीज बताई हैं, अगर उनके कॉम्बिनेशन में हो रहा है कि मतलब ये वाली इंजरी भी हो गई, ये वाली इंजरी भी हो गई, अगर ये दो इंजरीज आपको होती हैं तो वो कहलाएंगी पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट. मतलब वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाएगी. नाउ शेड्यूल 1 में तो हमने देख लिया कौन कौन सी इंजरीज है जिसको हम लोग ये डिसेबिलिटी का टैग दे रहे हैं. शेड्यूल 2 में क्या दिया है? लिस्ट ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अब कौन कौन आएगा एम्प्लॉइज की कैटेगरी में, वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है. शेड्यूल 3 में बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. नाम से ये लग रहा है वाइल यू आर डूइंग योर ड्यूटी, दैट इज ऑक्यूपेशन या फिर आपके जॉब के दौरान अगर आपको कोई डिजीज होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. और वो आपको शेड्यूल 3 में कुछ डिजीजेस दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सिलिकोसिस. तो ये मतलब आपको ये डिजीजेस आपके ऑक्यूपेशन पे होती है काम करते वक्त. कुछ इनहे मतलब ये जो भी सिलिका वगैरह है, आप उस इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो आपको इनहेल करते वक्त या फिर काम करते वक्त ये सब डिजीजेस, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है तो आपको ये डिजीजेस हो सकती हैं. द नेक्स्ट है शेड्यूल 4. तो शेड्यूल 3 में हमने देखा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. ये तो एग्जाम्पल दिया था सिलिकोसिस का. ऐसे बहुत सारी डिजीजेस जो आपको काम करते वक्त होती है, वो भी इंडस्ट्रीज में, हार्मफुल इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, माइंस में. नाउ शेड्यूल 4. शेड्यूल 4 में कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं. मतलब आपको अगर इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आपको ये लमसम अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा. सो फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ. नाउ डिसेबिलिमेंट यहाँ पे किसको बोलते हैं? अभी तक तो हमें पता ही चल गया किसे बोलते हैं, बट फिर भी दिया हुआ है. लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और टू मूव. दैट इज चाहे वो टेम्पररी होगा तो रिडक्शन इन दी अर्निंग कैपेसिटी. परमानेंट है, रिडक्शन क्या मतलब आप शायद मे बी ऐसा भी हो कि अगर किसी को ज़्यादा ही परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता है, तो फिर तो वो आपकी अर्न करने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म ही कर देती है. सो ये बेसिकली डिसेबिलिटी होती है रिडक्शन इन द अर्निंग कैपेसिटी. इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्पररी, इट कैन बी पार्शियल और इट कैन बी टोटल. नाउ नेक्स्ट इज दिस पार्शियल डिसेबलमेंट. इसमें क्या होता है कि जो वर्कर है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये पार्शियल है, सो इट रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी. एंड इसमें भी दो टाइप है, टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी एंड दिस परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी. टेम्पररी में क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी इन द एम्प्लॉयमेंट वेयर दैट पर्सन वाज एंगेज्ड. मतलब जैसे कोई वर्कर है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहाँ पे मतलब आर्टिजन्स हैं, वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो उसमें हाथ से काम किया जाता है. और सपोज करो उसकी उस वर्कर की जो जो भी थंब है या फिर कुछ भी उसको डैमेज हो जाती है. इन दैट केस वो उस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है. वो लेकिन अगर वो जॉब क्विट करके दूसरे फैक्ट्री में जाता है, कुछ और काम करता है, तो वहाँ पे वो अगेन जितना यहाँ पे कमा रहा था उतना ही वहाँ पे कमा रहा है. तो उसे बोलते हैं हम लोग टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट. मतलब
जहाँ पे वो एंगेज था, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकता था। क्या पता उसकी जो 100% अर्निंग कैपेसिटी थी, वो 80% हो गई है। लेकिन अगर वो ये जॉब क्विट करके दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करता है, तो वहाँ पे कोई और काम करेगा और कोई और काम करके फिर वो ज़्यादा अर्निंग करने मतलब उतना ही अर्न करने लगेगा, 100% अर्निंग कर पाएगा। सो इसे टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में मतलब उसका बॉडी पार्ट इस तरीके से डैमेज हुआ है उस वर्कर का कि वो चाहे इधर काम करे या किसी भी कंपनी में जाके काम करे, किसी नॉट कंपनी, किसी भी फैक्ट्री या कहीं पे भी जाके काम करे, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी हर जगह 100% ना होकर 80%, 60% ऐसे हो गई है। तो वो पार्शियल डिसेबलमेंट, इसलिए 100% नहीं बोल रहे हैं हम लोग, 80% बोल रहे हैं। लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। टोटल डिसेबलमेंट। नाउ पार्शियल डिसेबलमेंट में ये था कि जो वर्कर है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कुछ हद तक रिड्यूस हो गई थी, बट इन द टोटल डिसेबलमेंट वो तो इनकैपेसिटेट्स फॉर ऑल वर्क्स, मतलब वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। नाउ इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था कि वहाँ पे 2 लिस्ट दी गई थी। एक था मीन्स वो परमानेंट डिसेबिलिटी का था, तो उसमें जो शेड्यूल 1 में भी पार्ट 1 था जिसमें कुछ इंजरीज बताई गई थी, वो भी टोटल डिसेबलमेंट में आती है। और जो इंजरीज पार्ट 2 में बताई गई थी उसमें कॉम्बिनेशन पर आती हैं कि अगर 2 आपको इंजरी होती है तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगी। सो ये दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो अगर इंजरीज में कोई आता है और कोई वर्कर इन कैटेगरीज में आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल डिसेबलमेंट। नाउ वन पॉइंट टू रिमेंबर हियर, लाइक जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको तो बहुत रिस्क होता है, जो भी बॉर्डर पे काम करते हैं उनको तो डिसेबिलिटी का ज़्यादा चांसेस होता है, बट स्टिल दे आर नॉट कवर्ड इन दिस एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। उनके लिए डिफरेंट है, डिफरेंट एक्ट्स वगैरह हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं वो कवर होते हैं। और अगेन द सेम रूल जो हम इससे पहले पढ़े थे कि अगर यहाँ पे जो कंपनसेट करेगा वो कौन करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओनर है या फिर जो भी मेन एम्प्लॉयर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स तो लेकर आते हैं लेबर्स को और वो देते हैं एम्प्लॉयर को। सो बाद में वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उनसे कंपनसेट मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्टर से कंपनसेशन ले लेगा या फिर जो भी उनका डील है वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो पे करेगा वो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब जो कंपनसेट करेगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनसेट करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को। नाउ एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर कंपनसेशन इफ, अब उसकी वही का सेम कंडीशन कि या तो वो उस और मतलब एक्सीडेंट जो होना चाहिए वो उसी टाइम होना चाहिए, अगर वो उस टाइम पे मतलब फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, उसी दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तभी एम्प्लॉयर लाइबल है कंपनसेशन के लिए। सो एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर कंपनसेशन if personal injury is caused to the employee by the accident arising out of and in the course of his employment. Now, however, employer won't be liable if इंजरी रिजल्ट्स इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट अप टू 3 days, मतलब अगर उसको कोई इंजरी हुई है वो कुछ समय के लिए हुई है, यहाँ पे कितना बोला गया है, 3 days, चाहे वो टोटल हो चाहे वो पार्शियल हो, लेकिन अगर उसको सिर्फ 3 दिन के लिए ये डिसेबिलिटी हुई है या फिर जो भी इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है 3 दिनों के लिए, तो उसमें एम्प्लॉयर को कुछ भी कंपनसेट नहीं करेगा। और अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करके काम कर रहा है तो भी एम्प्लॉयर उसे कुछ भी कंपनसेट नहीं करेगा। या फिर जो भी जैसे एम्प्लॉयर ने कुछ बताया था, कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि आपको ये सेफ्टी मेजर्स और या फिर ये प्रिकॉशंस लेकर ही काम करना है, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया एंड इसका मतलब बोल सकते हैं विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेफ्टी। या फिर आप जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो भी वर्कर है उसने सेफ्टी गार्ड्स रिमूव कर दिए और जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है वो सब हटा दी और फिर उसको एक्सीडेंट होता है, तब एम्प्लॉयर उसको कंपनसेट नहीं करेगा। या फिर एम्प्लॉय ने क्या करा, उसने अपना कंपनसेशन नहीं मांगा लेकिन वो सीधे कोर्ट में चला गया, कोर्ट केस कर दिया उसने, तो इन दैट केस ऑल्सो एम्प्लॉयर उसको कंपनसेट नहीं करेगा। बट इन सब के बावजूद मतलब यहाँ इन सब फैक्टर्स में कंपनसेट नहीं करेगा, मतलब उसको अगर 3 दिन के लिए डिसेबिलिटी हुई है, कुछ समय के लिए हुई है, 3 दिन तक वो काम नहीं कर पा रहा है, तब उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या फिर उसने अल्कोहल कंज्यूम करके काम कर रहा है, तो अगर फिर एक्सीडेंट होता है तो उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या फिर जो भी उसको प्रिकॉशंस लेने को बोले गए थे, सेफ्टी मतलब जो भी उसको ऑर्डर्स दिए गए थे उसको नहीं ओबे करा उसने, या फिर उसने सेफ्टी गार्ड्स हटा दिए, या फिर वो बिना कंपनसेशन लिए या डिमांड किए सीधे सिविल कोर्ट में जाके केस करता है, तब भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट इन सब फैक्टर्स के अलावा अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर उसको टोटल डिसेबलमेंट होता है, जो कि वही शेड्यूल 1 में लिस्टेड है इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तब एम्प्लॉयर को कंपनसेट करना पड़ेगा। नाउ
अब हमने ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में शेड्यूल 3 में पढ़ा था। अब वो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का देखते हैं। वो भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के लिए कोई भी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब पार्ट ए में कुछ डिजीजेस दी गई हैं, अब उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे वो उसको मतलब एक दिन में वो डिजीज हुई हो, मतलब वो डिजीजेस लिस्टेड है, अगर उसको डिजीज वो एक दिन में हुई है या 10 सालों में हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको वो डिजीज अगर है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। पार्ट बी में जो डिजीजेस दी गई हैं, उसके लिए टाइम पीरियड है कि कम से कम वो 6 महीने तक एम्प्लॉयड होना चाहिए उस फैक्ट्री में, तब माना जाएगा कि हाँ उसको वो डिजीज हुई है तो उस फैक्ट्री की वजह से हुई है। और जो पार्ट सी में है वहां पे सेंटर प्रिस्क्राइब करेगा टाइम पीरियड। नाउ द नेक्स्ट इज कंपनसेशन अमाउंट। कितना पैसा मिलेगा ये ईसीए एक्ट के अंदर, तो अब उसमें देखते हैं हम लोग। अगर कोई वर्कर है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसको उसकी सैलरी का हाफ, दैट इज 50% ऑफ द मंथली वेजेस, या फिर जो रेलिवेंट फैक्टर, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना शेड्यूल 4 में, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे, लाइक विद कॉरेस्पॉन्डिंग टू एज ऑफ द इंजर्ड वर्कमैन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। सो वहाँ पे कुछ बहुत सारे रेलिवेंट फैक्टर्स हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको कंपनसेट, मतलब जो भी वर्कर है उसको कंपनसेट किया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, या फिर 1,20,000। अब इन दो, मतलब ये 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू द रेलिवेंट फैक्टर, या फिर 1,20,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट उस वर्कर को दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ। अगर उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो उसको मिलेगा 60% ऑफ द मंथली वेजेस एंड द रेलिवेंट फैक्टर अगेन, और 1,20,000, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या फिर दिस, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट उसको मिलेगा। अब इसमें कुछ नोट है, लाइक अब इसमें भी कुछ मंथली वेजेस की लिमिट है, वो है 15,000। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो आप इसके अंदर नहीं, तो इसमें भी लिमिट लगी है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन जो मंथली वेज है इट इज लिमिटेड टू 15,000, मतलब मैक्सिमम इतनी ही सैलरी मिलेगी आपको, मतलब इतनी, सॉरी, अगर किसी एम्प्लॉयर की 14,000 है तो उसको 14,000 का ही हाफ मिलेगा, लेकिन अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो 15,000 का ही फैक्टर लेके काम किया जाएगा। नाउ कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। जो भी कंपनसेशन पेमेंट होगा वो डायरेक्ट करेगा कमिश्नर, मतलब जो भी बेनिफिशियरी को ये कमिश्नर डायरेक्ट करेगा कि ये अमाउंट इसको ऐसे दिया जाना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो अमाउंट है वो कमिश्नर के पास डिपॉजिट करेगा एम्प्लॉयर। नाउ अगर इन केस जो भी एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो गई है या फिर डिसेबलमेंट हुआ है और उसका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसमें जो कंपनसेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी डिसीजन है वो लेगा कमिश्नर। कमिश्नर जजमेंट के हिसाब से किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो कमिश्नर का डिसीजन होगा। और अगर इन केस जो भी डिपेंडेंट है वो एक माइनर है, माइनर को समझ नहीं होती है उतनी, या फिर वो मेंटली चैलेंज्ड है, इन दैट केस कमिश्नर बताएगा कि उसको कैसे, उस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करना है। नाउ अगर कोई एक्सीडेंट है, वो डेथ या फिर बॉडीली इंजरी होती है, तो एम्प्लॉय, मतलब अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयर को कंपनसेशन करने की ज़रूरत है, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो एक अथॉरिटी को 7 दिन के अंदर इसके बारे में बताए, और वो जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उसको इन्फॉर्म करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। नाउ इस एक्ट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अब वो प्रिंसिपल्स हमने पढ़ ही चुका है इनडायरेक्टली, बट स्टिल लेट्स सी। There should be the connection between injury, accident and the work done in the course of employment. Same thing, अगर आप मतलब मतलब कनेक्शन होना चाहिए, मतलब आप जहाँ पे काम, सॉरी, जो वर्कर है वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उस दौरान ही उसको एक्सीडेंट या फिर इंजरी हो रही है, तभी उस वर्कर को कंपनसेशन मिलेगा। और ये इसकी जो ओनस है वो एप्लीकेंट के ऊपर है, मतलब ये एप्लीकेंट की ड्यूटी है, सॉरी, जो भी वो वर्कर है, अगर किसी को जो भी एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग क्लेम करने के रिगार्डिंग फाइल करे, तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो बताए कि हाँ ये इंजरी हुई है, और फिर मतलब हमें इतना कंपनसेशन चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वर्कमैन मस्ट बी वर्किंग एट द टाइम ऑफ डेथ। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जैसे जो वर्कर है उसकी डेथ, मतलब वो उसकी जैसे वो एम्प्लॉयड है उस टाइम उसकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तब भी उसको कंपनसेशन मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही कर रहा हो, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बस वो एम्प्लॉयड है
और या फिर वो थोड़ी देर अगर ब्रेक ले रहा है या कहीं घूम भी रहा है, लेकिन उस एम्प्लॉय मतलब उस फैक्ट्री में ही, और अगर उस एम्प्लॉयमेंट या उस फैक्ट्री के दौरान उसकी डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो कंपनसेशन करना पड़ेगा। नाउ कंपनसेशन इज पेएबल इवन व्हेन देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर अगर बोले कि मैं तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो था ही नहीं फैक्ट्री में, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कंपनसेट करने की, तो ऐसा नहीं होगा। चाहे एम्प्लॉयर उस फैक्ट्री में हो या ना हो, लेकिन अगर उस एम्प्लॉय को अगर काम करते वक्त कोई इंजरी हुई है या उसकी डेथ हुई है, तो इन दैट केस कंपनसेशन इज मैंडेटरी और एम्प्लॉयर को कंपनसेट करना पड़ेगा। Employees owe duty to the employer to carry out work with reasonable care up to avoid accidents to and injury. So ये जो है कि एम्प्लॉय को भी ध्यान से काम करना चाहिए, और एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है कि वहाँ पे जो भी मशीन्स वगैरह हैं उसको सही से रखे, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही रिस्की मशीन्स रखी हुई हैं। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड, मतलब अब इसका जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इसमें सैलरी का तो लिमिट है कि हाँ मैक्सिमम 15,000 जो वेज है उसके हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाएगा, जो भी फॉर्मूला लगा है उस पर। लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि इस फैक्ट्री में 10 वर्कर काम करने चाहिए या फिर 20 वर्कर काम करने चाहिए, इस तरीके का। लेकिन वही 3 टेस्ट है फॉर डिटरमाइनिंग इफ एन एक्सीडेंट अरोज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, उसके लिए 3 टेस्ट दिए गए हैं। वर्कमैन मस्ट हैव बीन एंगेज्ड इन द बिजनेस, सेम थिंग अगेन। एंड मतलब वो काम कर रहा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपना कुछ और काम कर रहा हो पर्सनल बेनिफिट पे, तब उसको अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम लोग उसे कंपनसेट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस टाइम उसको इंजरी हुई है तो कंपनसेशन होगा। एंड एक्सीडेंट, जो इंजरी और एक्सीडेंट हुई है वो उस लोकेशन पे ही होनी चाहिए, मतलब जहां वो फैक्ट्री में काम कर रहा था। एंड दिस इंजरी मस्ट हैव रिजल्टेड फ्रॉम सम रिस्क इंसिडेंटल टू द ड्यूटीज ऑफ द सर्विस, मतलब उस और उस मतलब उस जो काम कर रहा था उसमें एसोसिएटेड रिस्क है, वैसा हो सकता है, तब उसको कंपनसेट, मतलब सेम थिंग बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब ग्रेच्युटी का मतलब होता है एक तरीके से आभार प्रकट करना, मतलब आपने हमारी कंपनी में इतना काम करा है, हम आपको ये एक तरीके से रिवॉर्ड कर रहे हैं कि अब आप रिटायरमेंट लीजिए, अब आप रेस्ट करिए, और आपने हमारे हमारे लिए इतना काम करा है, तो उसको आभार प्रकट कर रहे हैं। सो ये इसका यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है 1972। अब ये इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें तो ये हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है। मींस जो भी फैक्ट्री, वो फैक्ट्रीज जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइंड है, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स एंड रेलवेज, एवरी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा, तो इसमें लिमिट है 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए, लेकिन कंपनसेशन के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नाउ अगर ये एक बार एक्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट में लग गया, दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इन दैट केस अगर नेक्स्ट ईयर जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो बोले कि नहीं अब हमारे पास 10 से कम लोग हैं तो हमारे पे ये एक्ट नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं है। एक बार ये एक्ट आपके मतलब उस इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है तो ये एप्लीकेबल रहेगा। अब ये जो एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट पोगा, दिस एक्ट doesn't apply to central and the state government employees and other employees which are covered under different act, different gratuity payments। मतलब अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको किसी और एक्ट में हम लोग मतलब ये ग्रेच्युटी पे कर रहे हैं, तो फिर हमें ये पेमेंट, तो उनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के थ्रू बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब अगर आपको दूसरी जगह से मिल रहा है तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है एम्प्लॉय, कौन है इसमें एम्प्लॉय? एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेज और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क देयर इन द फैक्ट्रीज जो भी हमने लिस्ट करी हैं, एंड इंक्लूडिंग दोज हु आर हायर्ड फॉर, मतलब मैनेजरियल कैपेसिटी में जिनको रखा गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें जो अप्रेंटिसेस हैं उनको कवर नहीं किया जाता है ग्रेच्युटी पेमेंट में, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। अब इसमें ना एक्चुअली कॉन्टिन्यूस सर्विस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें लिमिट है 5 ईयर्स का, मतलब कम से कम आपको 5 साल के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा तभी आपको ये ग्रेच्युटी मिलेगा। मीन्स an uninterrupted service, like no service break should be there, so an uninterrupted service for 5 years during the employment period। अब कुछ कुछ इसमें इंटरप्शंस अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं कुछ दिन के लिए नहीं गए तो उसको इंटरप्शन में काउंट करा गया, ऐसा नहीं होगा। सो कुछ इंटरप्शंस अलाउड है, लाइक लीव विद फुल वेज, अगर आप लीव ले रहे हैं, सिकनेस है, एक्सीडेंट हो गया है, लीव है,
टेम्पररी डिसेबलमेंट, लेड ऑफ पीरियड, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी एंड मैटरनिटी लीव। सो ये सब एप्लीकेबल है, ये सब इंटरप्शंस में नहीं आते हैं। ओके वेट, इन केस ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब अगर हम पूरे 1 साल का मतलब अभी हम लोग देखेंगे कितने दिन के लिए हम इसको सर्विस, मतलब ये ब्रेक कब काउंट होगा। सो इन केस ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर हम पूरे 1 साल को देखें तो जो भी एम्प्लॉय है विल बी ट्रीटेड दैट दैट पर्सन इज सर्विंग कॉन्टिन्यूसली इफ ही इज एम्प्लॉयड फॉर 190 days। इन केस मतलब आउट ऑफ दिस 365 days, अगर कोई एम्प्लॉय है किसी फैक्ट्री में, अगर उसने 190 दिन आउट ऑफ दिस 365 days काम करा है, और वो भी वो उसका जो काम है 6 days अ वीक है, तो इन दैट केस हम लोग उसे मानेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस सर्विस दे रहा है। और दूसरा है इन डिफरेंट केस में 240 days, तो एक है 190 days अगर हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है, और 240 days इन अदर केस, तो हम मानेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस सर्विस में काम कर रहा है, कोई सर्विस ब्रेक नहीं है। और अगर वो 5 साल तक ऐसे काम करेगा या एटलीस्ट 5 years, तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। अब इन केस ऑफ सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, अब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो कुछ समय के लिए काम करती हैं। सो इस केस में मतलब सीजनल तो वैसे हम लोग एग्रीकल्चर को बोलते हैं, तो उसके ही बेस्ड पे कुछ उसी बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जो कि सीजनल होती हैं। सो उनको ऐसा नहीं है कि इतने दिन नहीं काउंटिंग है, उनके लिए होगा 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज on which the establishment was in operation during the 1 year or 6 months. So 75% of days को काउंट किया जाएगा। अब इसमें इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, ये अगेन हमारी जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि कौन ये सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, कितना ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, कौन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वो सब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, मतलब वो अपॉइंट करेगी। नाउ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, इसके लिए आपको पेमेंट तभी होगा जब आपने एटलीस्ट 5 years की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है। और एक कॉन्टिन्यूस सर्विस ये नहीं कि पूरे 365 दिन, वो 190 days का क्राइटेरिया एंड 240 days का क्राइटेरिया। एंड इट शैल बी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर वो जॉब छोड़ रहा है या फिर उसकी जॉब टर्मिनेट हुई है, उस केस में ही, मतलब टर्म जब उसने वो उस कंपनी से जॉब छोड़ ही दिया है, तभी उसको ये ग्रेच्युटी मिलेगी। on and other cases like on his superannuation, on his retirement or resignation, on his death or disablement due to accident। नाउ ये जो है, अब ये देखो इस केस में एक और है, अगर किसी वर्कर की डेथ या इंजरी होती है, परमानेंट डिसेबलमेंट होती है, तो उस टाइम पे हम लोग ये कॉन्टिन्यूस 5 years का सर्विस नहीं काउंट करेंगे, मतलब ये एक एक्सेप्शन है। सो द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर द टर्मिनेशन ऑफ द बिकॉज ऑफ दिस डेथ एंड डिसेबलमेंट। अगर डेथ और डिसेबलमेंट होती है किसी वर्कर की, वो भी 5 साल से पहले, तो उसमें ये 5 साल वाला क्राइटेरिया तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। नाउ इस एक्ट में माइनर्स के लिए भी या फिर लीगल हायर के लिए भी एक प्रोविजन है, जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्योंकि माइनर्स के पास समझ नहीं है, तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर किसी की डेथ होती है तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी उसके लीगल हायर या माइनर को मिलती है। मतलब एक्चुअली उनके माइनर को ही मिलती है एज अ लीगल हायर। सो इन दैट केस उन लोग को इतनी समझ नहीं होती, तो ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो डायरेक्ट करेगी कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वो डायरेक्शंस देगी कि पूरा अमाउंट कैसे जाएगा। अब ये जो पेमेंट है, जैसे जिस डेट से उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में छोड़ा है, काम छोड़ा है, या फिर जिस डेट से उसको ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, उसके अगले 30 दिन तक मिल जाना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। और अगर डिले होता है 30 दिन के, मतलब 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, मतलब जो एम्प्लॉयर है उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे पूरी मंथली सैलरी इनटू दिस फैक्टर ऑफ 15/26 एंड द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। अगर यहाँ पे 5 साल से कम है तो ये तो मिलेगा ही नहीं, तो ये जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस है ये 5 साल से ज्यादा ही, 5 या 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। नाउ अभी ये एक्ट अमेंड हुआ था 2018 में। अब उस एक्ट के बाद से जो भी ये लमसम अमाउंट है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 20 लाख, और पहले ये 10 लाख था इन 2010। So the maximum amount to be paid to an employee extended to 20 lakhs by this amendment. Now ये अमाउंट किसी वर्कर का डिडक्ट भी किया जा सकता है, फोरफीट भी किया जा सकता है अगर उसने मिसकंडक्ट करा है, मिसबिहेवियर शो करा है, या फिर डैमेज करा है, डिस्ट्रक्शन किया है, और मतलब बहुत ही वायलेंस क्रिएट करा है, राइट्स ये सब किया है, मतलब बहुत ही नुकसान करा है, बात नहीं मानी है, नेग्लिजेंस किया है,
तो फिर वो डिडक्ट भी किया सकता है या कि बिल्कुल दिया भी मतलब ना भी दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। नाउ ये सेक्शन 4 क्लॉज 6 क्लॉज बी ऑफ दैट दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वो बताती है इनके बारे में, लाइक इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉयज हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर हिज राइटस बिहेवियर और वी कैन से डिसऑर्डरली कंडक्ट मिसबिहेवियर, तो मतलब ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, या फिर ये मॉरल टर्पिड्यूड की वजह से उसकी मतलब ये कैंसिल करी गई है, नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये सब रीजन हो सकते हैं जिसमें डिडक्शन या फोरफीट किया जा सकता है। अब ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो कि अपॉइंट करती है एक अथॉरिटी को, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, वो अब ये वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मतलब वो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कुछ फैक्ट्रीज को, कुछ स्टैब्लिशमेंट को फ्रॉम दिस ग्रेच्युटी, अगर उसको किसी और एक्ट से बेनिफिट मिल रहा है तो। नाउ गवर्नमेंट मे अपॉइंट द इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द एक्ट, इसका तो होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये एक्ट सही तरीके से बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, या फिर एम्प्लॉयर्स ऐसा तो नहीं कि काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, या फिर नहीं मतलब एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं वो लोग अवेयर नहीं होते इन सब चीज़ों के बारे में, तो एम्प्लॉयर्स इनका फ़ायदा उठाते हैं और वो जो बेनिफिट देनी होती है वो नहीं देते, तो सारा पैसा एम्प्लॉयर के पास जाता है। तो ये इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि ये सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट करेंगे। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।